हेलो स्टूडेंट्स, अनंत ज्ञान बाई सज्जन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 11th चैप्टर 5 गलता लोहा के पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास हल करेंगे। तो सबसे पहले इस पाठ के लेखक के बारे में कुछ जान लेते हैं। इस पाठ के लेखक हैं शेखर जोशी और उन्होंने इस पाठ के द्वारा ये दर्शाने का प्रयास किया है कि एक चाहे व्यक्ति किसी भी समाज से हो या फिर किसी भी जाति का हो लेकिन जब तक वह अपनी भावनाओं और अपने उद्देश्यों को संपूर्ण नहीं कर लेता तब तक वह अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर सकता। अब इस कहानी में उन्होंने बताया है कि एक मोहन नाम का लड़का है जो कि ब्राह्मण समाज से है। तो उसके पिता जो हैं वो मतलब सब व्यक्तियों के वो ब्राह्मण के जितने कार्य होते हैं, पूजा पाठ विधि विधान और ब्याह शादी वगैरह जितने भी होते हैं वो संपन्न करवाते थे और उसी के द्वारा वे अपनी आजीविका चलाते थे। लेकिन मोहन जो था वो प्रतिभाशाली था और उसके बारे में उसके पिता ने ये सोचा कि मतलब ये आगे बड़ा होकर एक अफसर बनेगा। लेकिन मोहन के अंदर जो मतलब भावनाएं थी, जो मतलब उसके अंदर की जो वो जिज्ञासा थी वो ये थी कि उसके साथ एक लोहार मतलब जो शिल्पकार था उसका एक लड़का पढ़ता था जो मोहन का सहपाठी था और उसका नाम था धनराम। और मतलब उसने सोचा कि मतलब ये जो धनराम कार्य करता है वही सब मैं क्यों ना करूं, क्योंकि मुझे इन सब में रुचि है। तो एक दिन मतलब उसके पिता बीमार हो गए धीरे धीरे उम्र के भी हिसाब से, और जैसे मतलब बूढ़े होते चले गए, उनका काम करना कठिन होता चला गया। तो उसने अपने पुत्र को, जो मोहन था, जब वो बड़ा हो गया तो उन्होंने कहा कि तुम अब ये मेरा कामकाज संभाल लो। लेकिन मोहन का उसमें मन नहीं था। उसका मन तो मतलब वो जो धनराम लोहार था उसके जो कार्य था उसी में उसका मन अटका हुआ था। तो उसने सोचा कि मतलब चलो मैं पिताजी की भावनाओं की कदर करते हुए अपने खेत को ही संभाल लेता हूँ, पिताजी का कार्य तो मैं नहीं संपन्न कर पाता हूँ। और जब वो खेत की तरफ चलता है तो उसके हाथ में जो हंसुआ था जो घास काटने का, उसकी धार कम हो चुकी थी और इस धार को पूरी करने के लिए वह अपने साथी जो धनराम था उसके पास चला जाता है। तो उसके पास चला जाता है तो उस मतलब वो धनराम जो लोहार था वो किसी बात को लेकर परेशान हो रहा था और उसने सोचा कि मतलब मैं इसको कैसे सही करूं। तो मतलब वो एक हथौड़ा था उसको तैयार कर रहा था और उसने मतलब एक लोहे की जो छड़ थी उसका मोटा, उसका वो गोला बना रहा था। उस गोले को वो बना नहीं पा रहा था। तो पता नहीं अचानक ही मोहन को क्या सूझा और उसने मतलब हथौड़े की दे दे के उस लोहे को ठोक पीट कर उसको गोले का रूप दे डाला। तो धनराम था वो चकित हो गया। उसने सोचा कि एक ब्राह्मण समाज का लड़का किस प्रकार इसको मतलब इस कारनामे को पूरा किया है, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। लेकिन मोहन ये सब देखकर संतुष्ट था क्योंकि उसने अपनी जिज्ञासा को शांत कर लिया था। तो इसी प्रकार मतलब ये इसका उद्देश्य है कि चाहे व्यक्ति किसी भी समाज से हो लेकिन अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों का सामना करता है और एक समय उसे ऐसा लगता है कि मैं जिस जाति से हूं वह तो मिथ्या अभिमान है। और मतलब जो हमारी जो अंदर की जो भावनाएं हैं, जो भाईचारे की भावना है, वही सब हकीकत मालूम होती है और इसके हिसाब से मतलब कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। अर्थात कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता, वो काम ही होता है। बस इसी तरह मतलब किसी को छोटा महसूस नहीं होना चाहिए। तो अब इस पाठ का सारांश तो समझ में आ गया और इस पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास शुरू करते हैं। गलता लोहा के प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1 है, कहानी के उस प्रसंग का उल्लेख करें जिसमें किताबों की विद्या और धन चलाने की विद्या का जिक्र आया है। इसका उत्तर है, जिस समय धनराम तेरा का पहाड़ा नहीं सुना सका तो मास्टर तिलोक सिंह ने जवान के चाबुक लगाते हुए कहा कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। यह सच है कि किताबों की विद्या का ताप लगाने की सामर्थ्य धनराम के पिता की नहीं थी। उन्होंने बचपन में ही अपने पुत्र को धोखनी फूकने और सान लगाने के कामों में लगा दिया था। वे उसे धीरे धीरे हथौड़े से लेकर धन चलाने की विद्या सिखाने लगे और उपयुक्त प्रसंग में किताबों की विद्या और धन चलाने की विद्या का जिक्र आया है। प्रश्न नंबर 2 है, धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था। इसका उत्तर है, धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझता था क्योंकि वह स्वयं को नीची जाति का समझता था और यह बात बचपन से उसके मन में बैठा दी गई थी। दूसरा है, मोहन या मोदन लिखा हुआ है, मोहन है, कक्षा का सबसे होशियार लड़का था। वह हर प्रश्न का उत्तर देता था। उसे मास्टर जी ने पूरी पाठशाला का मॉनिटर बना रखा था और वह अच्छा गाता था। मास्टर जी को लगता था कि एक दिन मोहन बड़ा आदमी बनकर स्कूल तथा उसका नाम रोशन करेगा। प्रश्न नंबर 3 है, धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य होता है और क्यों।
इसका उत्तर है मोहन ब्राह्मण जाति का था और उस गांव में ब्राह्मण शिल्पकारों के यहाँ उठते बैठते नहीं थे। यहाँ तक कि उन्हें बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था। मोहन धनराम की दुकान पर काम खत्म होने के बाद भी काफी देर तक बैठा रहा। इस बात पर धनराम को हैरानी हुई और उसे अधिक हैरानी तब हुई जब मोहन ने उसके हाथ से हथौड़ा लेकर लोहे पर नपीतुली चोटें मारी और धोखनी फूंकते हुए भट्टी में लोहे को गर्म किया और ठोक पीटकर उसे गोल रूप दे दिया। मोहन पुरोहित खानदान का पुत्र होने के बाद भी निम्न जाति के काम कर रहा था। धनराम चकित दृष्टि से इधर उधर देखने लगा। क्वेश्चन नंबर 4 है मोहन के लखनऊ आने के बाद के समय को लेखक ने उसके जीवन का एक नया अध्याय क्यों कहा है? इसका उत्तर है मोहन अपने गांव का एक होनहार विद्यार्थी था। 5वीं कक्षा तक आते आते मास्टर जी सदा उसे यही कहते थे कि एक दिन वह अपने गांव का नाम रोशन करेगा। जब 5वीं कक्षा में उसे छात्रवृत्ति मिली तो मास्टर जी की भविष्यवाणी सच होती नजर आने लगी। यही मोहन जब पढ़ने के लिए अपने रिश्तेदार रमेश के साथ लखनऊ पहुंचा तो उसने इस होनहार को घर का नौकर बना दिया। बाजार का काम करना, घरेलू कामकाज में हाथ बटाना, इसके काम के बोझ ने गांव के मेधावी छात्र को शहर के स्कूल में अपनी जगह नहीं बनाने दी और इन्हीं स्थितियों के चलते लेखक ने मोहन के जीवन में आए परिवर्तन को जीवन का एक नया अध्याय कहा है। क्वेश्चन नंबर 5 मास्टर त्रिलोक सिंह के किस कथन को लेखक ने जबान की चाबुक कहा और क्यों? उत्तर है जब धनराम तेरा का पहाड़ा नहीं सुना सका तो मास्टर त्रिलोक सिंह ने व्यंग्य वचन कहे, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। लेखक ने इन व्यंग्य वचनों को जबान की चाबुक कहा है। चमड़े की चाबुक शरीर पर चोट करती है परंतु जबान की चाबुक मन पर चोट करती है। यह चोट कभी ठीक नहीं होती। इस चोट के कारण धनराम आगे नहीं पढ़ पाया और वह पढ़ाई छोड़कर पुश्तैनी काम में लग गया। क्वेश्चन नंबर 6 है बिरादरी का यही सहारा होता है। क किसने किससे कहा? ख किस प्रसंग में कहा? ग किस आशय में कहा? और घ क्या कहानी में यह आशय स्पष्ट हुआ है? और दूसरा पॉइंट है उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी। कहानी का यह वाक्य क किसके लिए कहा गया है? तो ये 2 कथन है, पहला और दूसरा। इन दोनों कथनों के बारे में प्रश्न पूछे हैं। किस प्रसंग में कहा गया है और ग यह पात्र विशेष के किन चारित्रिक पहलुओं को उजागर करता है? तो इसका उत्तर है जो पहला है उसमें क है यह कथन मोहन के पिता वंशीधर ने अपने एक संपन्न रिश्तेदार रमेश से कहा, अर्थात बिरादरी का यही सहारा होता है। यह कथन मोहन के पिता वंशीधर ने कहा। ख है किस प्रसंग में कहा? वंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के विषय में चिंता की तो रमेश ने उसे अपने पास रखने की बात कही। उसने कहा कि मोहन को उसके साथ लखनऊ भेज दीजिए। घर में जहां 4 प्राणी है वहां एक और बढ़ जाएगा और शहर में रहकर मोहन अच्छी तरह पढ़ाई भी कर सकेगा। अब गए है किस आशय से कहा? यह कथन रमेश के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए कहा गया। बिरादरी के लोग ही एक दूसरे की मदद करते हैं। गए है इस कथन का आशय क्या है? कहानी में यह आशय स्पष्ट नहीं हुआ। रमेश ने अपने वायदे को पूरा नहीं किया तथा मोहन को घरेलू नौकर बना दिया। उसके परिवार ने उसका शोषण किया तथा प्रतिभाशाली छात्र का भविष्य चौपट कर दिया। अंत में उसे बेरोजगार कर घर भेज दिया। दूसरा कथन है यह कथन वाक्य मोहन के लिए कहा गया है। ख है जिस समय मोहन धनराम के ऑफर पर आकर बैठता है और अपना हंसुआ ठीक हो जाने पर भी बैठा रहता है, उस समय धनराम एक लोहे की छड़ को गर्म करके उसका गोल घेरा बनाने का प्रयास कर रहा था, पर निहाई पर ठीक घाट में सिरा न फंसने के कारण लोहा उचित ढंग से मुड़ नहीं पा रहा था। यह देखकर मोहन उठा और हथौड़े से नपीतुली चोट मारकर उसे सुगड़ गोले का रूप दे दिया और अपने सदे हुए अभ्यस्त हाथों का कमाल दिखाकर उसने सर्जक की चमकती आंखों से धनराम की ओर देखा था। यह है यह कार्य कहानी का प्रमुख पात्र मोहन करता है, जो एक ब्राह्मण का पुत्र है। वह अपने बाल सखा धनराम को अपनी सुगढ़ता का परिचय देता है और अपनी कुशलता दिखाता है। मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित नहीं वरन मेहनत कश और सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना करना प्रतीत होता है। मानो मेहनत करने वालों का संप्रदाय जाति से ऊपर उठकर मोहन के व्यक्तित्व के रूप में समाज का मार्गदर्शन कर रहा हो। पाठ के आसपास प्रश्न नंबर 1 है गांव और शहर दोनों जगहों पर चलने वाले मोहन के जीवन संघर्ष में क्या फर्क है? चर्चा करें और लिखें। इसका उत्तर है मोहन को गांव व शहर दोनों जगह संघर्ष करना पड़ा। गांव में उसे परिस्थिति जन्य संघर्ष करना पड़ा। वह प्रतिभाशाली था, स्कूल में उसका सम्मान
सबसे ज्यादा था, परंतु उसे 4 मील दूर स्कूल जाना पड़ता था और उसे नदी भी पार करनी पड़ती थी। बाढ़ की स्थिति में उसे दूसरे गांव में यजमान के घर रहना पड़ता था। घर में आर्थिक तंगी थी, शहर में वह घरेलू नौकर का कार्य करता था और साधारण स्कूल के लिए भी उसे पढ़ने का समय नहीं दिया जाता था। वह पिछड़ता गया और अंत में उसे बेरोजगार बनाकर घर छोड़ दिया गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक अध्यापक के रूप में त्रिलोक सिंह का व्यक्तित्व आपको कैसा लगता है और अपनी समझ में उनकी खूबियों और खामियों पर विचार करें। उसका उत्तर है, मास्टर त्रिलोक सिंह एक सामान्य ग्रामीण अध्यापक थे। उनका व्यक्तित्व गांव के परिवेश के लिए बिल्कुल सही था। खूबियां हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में अध्यापन कार्य करने के लिए कोई तैयार नहीं होता, पर वे पूरी लगन से विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। किसी और के सहयोग के बिना वे अकेले ही पूरी पाठशाला चलाते थे। वे ज्ञानी और समझदार थे। खामियां, अपने विद्यार्थियों के प्रति मारपीट का व्यवहार करते और मौन से भी करवाते। विद्यार्थियों के मन का ध्यान रखे बिना ऐसी कठोर बात कहते जो बालक को सदा के लिए निराशा के खंदक में धकेल देती। भयभीत बालक आगे नहीं पढ़ पाता था। प्रश्न नंबर 3 है, गलता लोहा। कहानी का अंत एक खास तरीके से होता है, क्या इस कहानी का कोई अन्य अंत हो सकता है? चर्चा करें। उत्तर है, कहानी के अंत से स्पष्ट नहीं होता कि मोहन ने लोहार का काम स्थायी तौर पर किया या नहीं। कहानी का अन्य तरीके से भी अंत हो सकता था। क है, शहर से लौटकर हाथ का काम करना। ख, मोहन को बेरोजगार देखकर धनराम का व्यंग्य वचन कहना। ग है, मोहन के माता पिता द्वारा रमेश से झगड़ा करना इत्यादि। भाषा की बात। प्रश्न नंबर 1 है, पाठ में निम्नलिखित शब्द लोह कर्म से संबंधित हैं, किसका क्या प्रयोजन है? शब्द के सामने लिखिए। धोकनी, यह आग को सुलगाने व धधकाने के काम में आती है। दूसरा है दराती, यह खेत में घास या फसल काटने का काम करती है। तीसरा है संडासी, यह ठोस वस्तु को पकड़ने का काम करती है तथा कैंची की तरह होता है। आफर, भट्टी या लोहार की दुकान, उसे आफर कहते हैं। पांचवा है हथौड़ा, ठोस वस्तु पर चोट करने का औजार, यह लोहे को पीटता और कूटता है। प्रश्न नंबर 2 है, पाठ में काट छाटकर जैसे कई संयुक्त क्रिया शब्दों का प्रयोग हुआ है, कोई 5 शब्द पाठ में से चुनकर लिखिए और अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उत्तर है, क उठापटक, उखाड़ और पछाड़। वाक्य, संसद की उठापटक देखकर हमें राजनेताओं के व्यवहार पर हैरानी होती है। ख, उलट पलट, बार बार घुमाना या देखना। वाक्य है, सीता माता ने राम की अंगूठी को कई बार उलट पलट कर देखा। ग, घूर घूर कर, क्रोध भरी आंखों से देखना। वाक्य है इसका, मास्टर जी घूर घूर कर देखते तो सभी सहम कर यथास्थान बैठ जाते थे। घ, सोच समझकर, समझदारी से। वाक्य है, पिताजी ने सोच समझकर ही मुझे लखनऊ भेजा था। अड़ है, पढ़ा लिखा कर, पढ़ाई पूरी करवा कर। वाक्य, मोहन का पिता उसे पढ़ा लिखा कर अफसर बनाना चाहते थे। प्रश्न नंबर 3 है, बूते का प्रयोग पाठ में 3 स्थानों पर हुआ है, उन्हें छांट कर लिखिए और जिन संदर्भों में उनका प्रयोग है उन संदर्भों में उन्हें स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है क, बूढ़े वंशीधर के बूते का यह सब काम नहीं रहा। संदर्भ है, लेखक स्पष्ट करना चाहते थे कि वृद्ध होने के कारण वंशीधर से खेती का काम नहीं होता। ख है, दान दक्षिणा के बूते पर वे किसी तरह परिवार का आधा पेट भर पाते थे। संदर्भ है, यह वंशीधर की दयनीय दशा का वर्णन करता है, साथ ही पुरोहिती के व्यवसाय के निरर्थकता को भी बताता है। ग है, सीधी चढ़ाई चढ़ना पुरोहित के बूते की बात नहीं थी। संदर्भ है, वंशीधर वृद्ध हो गए, इस कारण वे पुरोहित का काम करने में भी समर्थ नहीं थे। प्रश्न नंबर 4 है, मोहन थोड़ा दही तो ला दे बाजार से। मोहन, ये कपड़े धोबी को दे तो आ। मोहन, 1 किलो आलू तो ला दे। ऊपर के वाक्यों में मोहन को आदेश दिए गए हैं। इन वाक्यों में आप सर्वनाम का इस्तेमाल करते हुए उन्हें दोबारा लिखिए। इसका उत्तर है, आप थोड़ा दही तो ला दो बाजार से। आप ये कपड़े धोबी को ला दो, धोबी को दे आओ। आप 1 किलो आलू तो ला दो। विज्ञापन की दुनिया। प्रश्न नंबर 1 है, विभिन्न व्यापारी अपने उत्पाद की बिक्री के लिए अनेक तरह के विज्ञापन बनाते हैं। आप भी हाथ से बनी किसी वस्तु की बिक्री के लिए एक ऐसा विज्ञापन बनाइए जिसे हस्तकला का कारोबार चले। उत्तर है, हाथ का हुनर, हाथ की कारीगरी, हाथों हाथ बिक गई, हर जगह सराही गई। इसी प्रकार कुछ पंक्तियां लिखकर विज्ञापन तैयार किया जाए। तो इसी के साथ हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगली क्लास का इंतजार करते रहिए। तब तक के लिए अलविदा।